नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं सबसे पहले सोनभद्र की तरफ, जहां नाली का गंदा पानी रास्ते पर बहाया जा रहा है। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी गांव में नाली का गंदा पानी यूं ही रास्ते पर बहाया जा रहा है। ग्राम प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना तो सफाई हो रही है ना ही सफाई कर्मी दिख रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए जहां सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, वहीं पर नाली का पानी इसी तरह से रास्ते पर बहाया जा रहा है, जिससे अनेकों तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। ना तो वहां के लोग एक्शन ले रहे हैं, ना तो ग्राम प्रधान एक्शन ले रहे हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। नालियों में अत्यधिक गंदगी देखने को मिल रही है। नाली काफ़ी दिन से इसी तरह गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि ग्राम प्रधान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और सफाई कर्मी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। रास्ते पर इसी तरह नाली का पानी बहाया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही कोरोना महामारी में खतरनाक है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ग्राम प्रधान तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सफाई कर्मी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फास्ट न्यूज इंडिया से दिग्विजय सिंह, चुर्क सोनभद्र। पूर्व ग्राम प्रधान के घर के सामने जमा है पानी। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी गांव में पूर्व प्रधान के घर के सामने रास्ते पर गंदा पानी जमा हुआ है। वहां के स्थानीय लोग उसी गंदगी में से आने जाने को मजबूर हैं। जब पूर्व प्रधान के घर के सामने का यह मंजर है तो बाकी जगहों पर क्या होगा? जब पूर्व प्रधान के घर के सामने की सफाई नहीं हो पा रही है तो बाकी अन्य जगहों की क्या सफाई होती होगी? गंदगी तो गंदगी होती है, चाहे वह आम व्यक्ति के घर के सामने हो या पूर्व प्रधान के घर के सामने। जब पूर्व प्रधान ही सुरक्षित नहीं तो गांव को सुरक्षित क्या रखेंगे? देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। रास्ते पे जमा हो रहा है काफ़ी पानी। पूर्व ग्राम प्रधान के घर के सामने की है ये घटना और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूर्व ग्राम प्रधान के घर के सामने पानी जमा हो रहा है, जो कि लोग इसी में आने जाने को हैं बात, क्योंकि ग्राम प्रधान कुछ नहीं कर रहा है। फास्ट न्यूज इंडिया से दिग्विजय सिंह, चुर्क सोनभद्र। समाज सेवा के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। जी हाँ, यूपी के बदायूं जिले में थाना उघैती के ग्राम खंडुआ के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवा कर्मठ नेता पूर्व MLC जितेंद्र यादव के बेहद करीबी समाजसेवी अनुज जौहरी, जो समाज सेवा के लिए हर पल तत्पर रहते हैं, धर्म कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फास्ट न्यूज इंडिया में से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जितेंद्र यादव बहुत ही ईमानदार, कर्मठशील नेता हैं। राम मंदिर निर्माण पर उनको जितनी प्रशंसा हुई है उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने ससमान विधानसभा के लिए बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने 200 सीसी सड़कों का निर्माण कराया है। गांव-गांव मंदिरों पर सोलर लाइट लगाने का कार्य उन्होंने किया है। वंचित मजदूर लोगों की हर संभव मदद की है। देखिए उघैती सर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हमारे बीच हैं श्रीमान अनुज जौहरी जी, जो पूर्व MLC प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र यादव जी के बेहद करीबी हैं। आज जानते हैं, चर्चा करते हैं इनसे राम मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन हुआ है उस पर, और जो MLC की कार्य योजना है जिस पर उन्होंने कार्य किया है, आगे क्या कार्य करेंगे, तो इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार। तो अभी जो राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं जितेंद्र यादव जी जो हैं बड़े भाई मेरे, उन्होंने जिस तरीके से प्रफुल्लित थे, श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी मोदी जी द्वारा, और सियापत रामचंद्र जी की जय बोलने में, और उनके चेहरे के भाव को जो देख रहे थे आप, वो भाव चेहरे का एक अलग था, अलग नजारा था। उस तरीके में देखा जाए तो किसी नेता को हो सकता है खुशी है, लेकिन जितेंद्र यादव जी को जो खुशी हुई है वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उनके अंदर बसे हुए हैं। वो हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों को हमेशा नमन करते हैं और उनके लिए पूछते हैं। और अच्छा, एक चीज है, जितेंद्र यादव काफी फेमस रहे हैं और पिछली विधानसभा का टिकट भी उन्हें मिलना था। जी। तो मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जो रोस्टर है उसमें उनकी क्या आंकड़े हैं, कितना काम किया है, आगे क्या काम करना है? आप देख सकते हैं, MLC समाजवादी पार्टी सरकार जब रही थी तो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऊपर फरमान भेजा था कि जितेंद्र यादव जी को टिकट दिया जाए, और समाजवादी की सत्ता थी और टिकट जितेंद्र यादव जी को, बड़े भाई को दिया गया। उसके बाद चुनाव हारे नहीं है हम,
कोर्ट में मामला चल रहा है और कोरोना की वजह से तारीख रुक गई है उसकी। और कोई जानता भी नहीं एमएलसी कहते किसे हैं। पिछली सरकारों में, समाजवादी सरकारों में कोई ये नहीं जानता है कि एमएलसी होता क्या है, क्या चीज होती है। ये जितेंद्र यादव जी ने पूरे क्षेत्र को, पूरी जनता को, बदायूं विधानसभा को, सहसवान विधानसभा के लिए, पूरे के लिए दिखा दिया कि एमएलसी क्या होता है। और आप आज भी चाहें तो आज भी उनकी आरटीआई डाल के देख सकते हैं। जो भी पैसा आया है वो उन्होंने सिर्फ जनता के बीच देने का काम किया है। कोई भी पैसा गरीब, मजदूर, मजलूम सभी के साथ वो हमेशा तैयार खड़े रहते हैं 24 घंटे। और 24 घंटे अलाउड उनका मोबाइल खुला रहता है और हर किसी की समस्या में तुरंत तैयार रहते हैं। अच्छा, अब जो अगला चुनाव आएगा जी 2022 में, तो बड़े उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत मजबूत प्रत्याशी चाहिए, तो उस पर आपका क्या विचार है? क्या जितेंद्र यादव के लिए इस विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा? ये अभी तो पार्टी की जाने, पार्टी के ऊपर के नेतागण जो हैं बैठे हैं वो जाने, लेकिन फिलहाल पार्टी और जनता, जो जनता चाह रही है वो तो जितेंद्र यादव की ही पुकार करती है, बड़े भाई की पुकार करती है कि उनके काम ऐसे हैं, ना उनका कोई साथी दलाली, ना किसी तरीके की उस तरीके की भावनाओं से काम करता है और साफ शुद्ध छवि वाले नेता हैं और भोलेनाथ के भक्त हैं। और प्रभु श्री राम के जो चेहरा उस समय आप देखने लायक था, उस समय की आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो एक चेहरे पे अलग से, उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो एक अलग खुशी थी। उसके लिए मैं लोग चर्चा का एक विषय है कि जितेंद्र भाई साहब ने बहुत ही यानी इतना प्रफुल्लित होकर, खुश होकर, बहुत ही उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि राम मंदिर बनना चाहिए और हर तरीके से सहयोग में लगे रहते हैं, राष्ट्रीय सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा में लगे रहते हैं, हर तरीके से लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कभी भी आप उनका रात जय श्री राम। ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए पलटा। जी हां, खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां आज सुबह दुर्घटना में बियर से भरे ट्रक के लपेटे में आकर के बिजली के खंभे व तार टूट गए। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह एक बियर से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गया, जिस वजह से उसकी चपेट में आकर बिजली के खंभे व तार टूट करके नीचे गिर पड़े। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक में हरदहुआगंज अतरौली जनपद अलीगढ़ से बियर कन्नौज के लिए जा रही थी। वहीं ट्रक के क्लीनर ने बताया कि ट्रक की स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर पर चढ़ गया। डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक पलट गया, साथ में इसकी चपेट में आकर के 2 बिजली के खंभे व तार भी टूट गए। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रक जीटी रोड पर डॉक्टर हरीश गुप्ता क्लिनिक के सामने डिवाइडर को तोड़ता हुआ पलट गया। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। अजय, आपकी ये गाड़ी पलटी है, ये कैसे पलटी है? गाड़ी स्टीयरिंग फेल होने की वजह से पलटी है। स्टेयरिंग फेल हो। कहाँ से आ रहे थे आप गाड़ी लेकर? गाड़ी लेके आ रहा था हरदुआगंज अतरौली से। कहाँ जा रहे थे? कन्नौज। कितने समय की घटना है ये करीब मान लो 5:30। 5:30 सुबह को। हाँ। किसी के चोट होने की संभावना है? किसी के चोट लगी है? हाँ, चोट मेरे पैर में है थोड़ी, देखो जो भी है। ड्राइवर कहाँ है इसकी गाड़ी के? ड्राइवर साहब निकल गए, जिनका निकल गए। और ये केस वापस ना लेने पर मिली जान से मारने की धमकी। जी हां, सही सुना आपने। बिहार के सुपौल जिला के थाना अंतर्गत सुपौल जिले के कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पर जानलेवा हमला को लेकर सदर थाना में लिखित शिकायत की है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण झा ने आरोप लगाया है कि बीते रक्षाबंधन के दिन उन पर जानलेवा हमला बदमाशों द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ओपी एफआईआर दर्ज करवाया था, जिस मुकदमा को उठाने को लेकर आज सदर थाना इलाके के परशरमा के समीप जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया। अब इस बाबत कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण झा ने सदर थाने की पुलिस से न केवल शिकायत ही की है, बल्कि उन्होंने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए सुपौल से फैज आलम की रिपोर्ट। उस रोज़ तो मैं रक्षाबंधन के दिन जब निकला घर से, तो मेरे ऊपर जो है सो
वार किया गया, जिसका मैं एफआईआर लोखा थाने में दर्ज कर चुका हूँ 532-20। आज जब मैं सुपौल कुछ अपने निजी काम से आ रहा था परसरमा नहर के पास, वो लोगों ने मुझे रोक कर, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, 9:30 बजे की बात है, रोक कर मुझे कहा कि तुम अपना मुकदमा वापस लो अन्यथा तुझे जान मार देंगे। और उसी दरमियान में मेरे साथ मारपीट गाली गलौज करते हुए धमकी दी और बोला जो तुम अगर केस अभिलंब नहीं उठाते हो तो तुम्हें समाप्त कर देंगे। मेरा नाम हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, लेकिन उससे पहले आप हर खबर को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट जरूर करें। आगे खबरों के लिए बने रहे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।